अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लड़कियों को हिरासानी से बचाने के लिए, बच्चियों को हिरासानी से बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है, और वो ये कि स्कूल तालिबात को ही पाबंद कर दिया जाए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चादर या अबाया पहने। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला हरीपुर के बाद पेशावर में भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात को पाबंद किया गया है कि वो गैर अखलाकी हरकत से बचने के लिए अबाया, चादर या गाउन पहने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़िया बंगश कहते हैं कि आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा करें। ये पाबंदी सिर्फ हरीपुर या पेशावर स्कूल के लिए नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़िया बंगश ने कहा कि हरीपुर के बाद अब सूबे भर में इस फैसले पर अमल दरामद करने का मंसूबा है। तालिबात पर अबाया और चादर की पाबंदी से मुतालिक एक सर्कुलर 11 सितंबर को जिला हरीपुर में जारी किया गया, दूसरा आज पेशावर में जारी किया गया है। सर्कुलर के जारी होने के बाद एक बहस शुरू हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जिनसी हिरासा होने के वाक़यात में लिबास की का कोई अमल दखल है? क्या लिबास ही असल मसला है? क्या इस मसले का हल अबाया या चादर में ही है? क्या चादर और अबाया के इस्तेमाल से ये मसाइल जन्म नहीं लेंगे? तालिबात इसके बाद महफूज हो जाएंगी, उन्हें कोई हिरासा नहीं करेगा? क्या हुकूमत इतना ही कर सकती है? क्या तालिबात को इसके बाद अब कोई परेशान नहीं करेगा? क्या असल में जो एदाद शुमार हैं वो यही बताते हैं? और क्या अगर आप लड़कों के साथ होते हैं तो अब लड़कों के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि वो किस किस्म के कपड़े पहन सकते हैं? इस तमाम चीज़ों का ताल्लुक किसी जहनी बीमार की इस वक्त बीमारी से है या फिर बच्चों के कपड़ों से है, बच्चियों के कपड़ों से है? इस पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, जो मुशीर तालीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब, बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, ज़ाहिर अब ये इकदाम आपकी तरफ से किया गया, नोटिफिकेशन पहले एक ज़िले का था, फिर अब पूरे सूबे में नाफिज किया जाएगा, तो बच्चियाँ इसकी पाबंद होंगी, वो नहीं अमल दरामद करेंगी तो उन्हें सज़ा दी जाएगी अगर वो अबाया से अपने आप को ढाँपती नहीं हैं, बाकायदा तौर पर कवर नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखें, ये यहाँ पर अच्छा है कि आपने सवाल किया, तो मैं इसको ज़रा और भी वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि कुछ मीडिया पे हम देख रहे थे कि उसको कुछ और एंगल से उसको पेश किया जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन चूँकि पूरे सूबे में हमने इम्प्लीमेंट किया है, और ये इसमें सिर्फ ये है कि जो स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक जो आने का जो हमने कहा है इसमें, तो ये है कि उसमें हमने कहा है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो अपने आप को कवर करें, या अबाया पहन के, या फुल चादर पहन के, या बुरका जो भी हो पहन कर। तो इसमें किसी सज़ा विज़ा का हमने कुछ नहीं कहा कि ना हम किसी को सज़ा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमने एक जो हमारे माशरती इक़दार हैं, या इसको अगर हम अपने मजहबी इक़दार को देखें तो उसी को हमने सामने रखे कि चलें हम एक ऐसा क्योंकि वाक़यात ऐसे हो चुके थे कि हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी थी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वालिदैन की भी जो कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उसी को मद्देनज़र रख के हमने कुछ डिसीजन लिए हुए हैं। सज़ा का इसमें कोई वो नहीं है, और ये सिर्फ ये है कि हमारी बच्चियां जो घर से स्कूल आएँ तो मुकम्मल पर्दे में हो, और मतलब एक किस्म की उनको प्रोटेक्शन हो। यानी कि बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि एक मशवरा है बच्चियों के लिए, अगर वो करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, उनकी चॉइस है। नहीं, कोई हमने मतलब ये हम कोई इस तरह फ़ैसला इम्पोज नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक उनको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जब घर से आएँ तो इस तरह का आप बाया पहने या चादर पहने या जो भी, लेकिन अपने आप को कवर रखें। जो हमारे मौजूदा जो सूरत हाल है, जब आप कह रहे हैं कि अपने आप को कवर्ड रखें, तो फिर शक पैदा हो रहा है, कोई स्कूल कोई कार्रवाई तो नहीं करेगा अगर कोई बच्ची अपनी चॉइस के तहत, उसके वालिदैन चॉइस एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई एक्शन तो नहीं होगा बच्चियों के खिलाफ? छोटी बच्चियाँ हैं, कोई इस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, और ये हमने उन पर छोड़ा हुआ है कि वो जो भी पहनना चाहे। और वो हमने, अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो हमने उसको स्लैश दिया हुआ है कि अबाया या बुरका या चादर जो भी हो, लेकिन अपने आप को कवर रखें। देखें, अब अपने आप को कवर रखें तो उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि अगर वो ना चाहें तो ना रखें, छोटी बच्चियाँ हैं। और मैं फिर साथ में ये भी जानना चाह रहा हूँ कि साहिल है, वो बाकायदा तौर पर बच्चों के साथ जो हरासमेंट के केसेस होते हैं, उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, उनका डेटा उनके पास मौजूद होता है, साहिल तंजीम के पास।
पास 1177 वाकयात हैं जो बच्चियों के साथ हुए, 1150 वाकयात हैं जो लड़कों के साथ हुए हैरेसमेंट के, जिनसी हिरासानी के, तकरीबन बराबर के ये वाकयात हैं। तो लड़कियों का तो आपने कह दिया कि वो अबाया से अपने आप को ढक के रखें, और इतने ही वाकयात लड़कों के साथ होते हैं, वो अपने आप को किससे ढक के रखें? नहीं, देखें शाहजेब, हमने ये फैसले तमाम अपने डीओस को बुला के हमने उनको बताया, मेल भी थे उसमें, हमने फीमेल भी थे, और उनको हमने ये कहा था कि हमने अपने बच्चियों को किस तरीके से हमने इनको प्रोटेक्शन देनी है, तो हमने वो डिसीजन लेने हैं। तो ये चूँकि डीओ फीमेल जो हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, तो उन्होंने इब्तिदा की है, और हम देख रहे हैं कि हमने बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके लिए भी हम अलग सा हम सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हो रहे थे, वो बच्चियों के साथ भी हो रहे थे, वो बच्चों के साथ भी हो रहे थे। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम किस तरह अपने बच्चियों को प्रोटेक्शन देते हैं। स्कूलों में तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अब वहाँ पर कुछ सख्तियाँ करके वहाँ तो अब स्कूलों में अगर बच्चों के साथ भी हो रहे हैं तो फिर बताइएगा ना, अगर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वाक़यात का ताल्लुक बच्चियों के कपड़ों से है, तो फिर बच्चों के भी कपड़ों से है, अगर है तो फिर उनके वो क्या पहने, इसके ऊपर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्हें आपने नहीं बचाना है, अगर बच्चियों को भी बचाना है, बराबर के वाकयात हुए। नहीं, कपड़ों से नहीं। देखें, एक तो हर चीज़ को असल में हम हर चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं, नहीं है ये कि हमने तमाम डीओस को बुलाया था, मेल और फीमेल को, और मैंने यही कहा कि अब उसमें फ़ीमेल ऑफिस ने इब्तिदा की है, मतलब इनिशिएट पहले उन्होंने किया है, तो साथ साथ पूरे सूबे में नोटिफिकेशन होंगे, और सारा मेल साइड पर भी जो हमने उनको हिदायत दी हैं। देखें, हमने उनको कहा है कि आप लोग देखें कि किस तरीके से हम अपने बच्चियों को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसमें शाहजेब एक हमने ये भी किया है कि हमने जो फीमेल ऑफिस स्कूल हैं वहाँ पे हमने लोकल पुलिस है उनसे भी हमने हेल्प ली, और वहाँ पे आप बार बार जिक्र बच्चे और बच्चियों का कर रहे हैं, मगर नोटिफिकेशन सिर्फ बच्चियों का आपकी तरफ से कर दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ज्यादती का ताल्लुक बच्चियों के लिबास से है या बच्चों के लिबास से है, तो फिर उनके लड़कों के भी लिबास का तयन कीजिए। आप अगर बच्चियों को, लड़कियों को पाबंद कर रहे हैं कि आप ये पहनेंगी, तो लड़कों को भी पाबंद कीजिए कि आप भी ये पहनेंगे, क्योंकि आपके साथ ज्यादती होती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये नोटिफिकेशन कल का नोटिफिकेशन हुआ है, तो साथ साथ अब जो मेल साइड पर भी जो उन्होंने जो प्लान किया होगा, तो मेल साइड पर भी शायद इस तरह के हम कहें। तो कल नोटिफिकेशन हुआ है तो पूरी रिसर्च तो आपने की होगी ना, बच्चों की आपने हिफाजत करनी है, तो फिर लड़कों के लिए क्या रिसर्च किया है आपने? वो किस किस्म के कपड़े पहना करें, क्या ढककर आया करें, क्या क्या करें, वो आपकी रिसर्च के नतीजे क्या है? देखें यहाँ पर आप मेरी बात सुन लें। देखें, बच्चे और बच्चियों में फ़र्क आप महसूस करें ना। अब बच्चियों का है तो बच्चियों को हमने पहले बच्चियों पर हमने तवज्जो देनी है। हमने जाहिर बात है कि अब हम सूबे में हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चियों की तालीम पर बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। हमने जैसे बजट में भी हमने 70 और 30 की हमने रेशो रखी हुई है, तो ज़्यादा फोकस हम अपने बच्चियों की तरफ दे रहे हैं। वैसे ये एक तो ये जो मसला है ब्लेम द विक्टिम वाला, कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई है तो उसी को कह दो कपड़े ऐसे पहनती हो इसलिए तुम्हारे साथ ये वाकया हुआ है। मुझे ज़रा बताइएगा आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, उनके जो कपड़े हैं वो असल में मसला है और उन्हें कवर किया जाना चाहिए। कैसे ऐसे हकाइक आपके सामने आए कि उनके कपड़ों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, देखें, मेरी एक बात यहाँ पर आप शाजिब सुन लें कि मुझे अपने मज़हब से भी ये चीज़ है, और मैं यहाँ पर वाज़ेह करूँगा कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे बच्चियों के साथ, तो उसमें अब वो हम उसको मीडिया पे तो नहीं ला सकते थे ना, और कुछ वाक़यात जब मीडिया पे आते हैं तो वो ज़्यादा उछाले जाते हैं। फिर हमने बड़े तरीके से अपने डीओस को ये हिदायत दी, और उन्होंने वहाँ पे जाके जो वाक़यात हुए थे उनके पेरेंट्स ही भी मिले, उनको कहा कि हम हर तरीके से हुकूमत आपको हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ देगी। हुकूमत ने तज्ज़िया तो क्या होगा, कोई रिपोर्ट तो बनाई होगी कि ये जो वाक़यात हुए हैं इसका ताल्लुक असल में किसी इंसान के जहनी मर्ज से नहीं है कि उसने किसी छोटी बच्ची के साथ ये किया, बल्कि उस छोटी से बच्ची के पहने हुए कपड़ों से है, तो उनके ढक देंगे तो ठीक हो जाएगा। इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो कितने वाक़यात थे जिससे आपने ये एनालिसिस किया और आप इस नतीजे पर पहुंचे? देखें शाहज़ेब, यहाँ पर मैं दोबारा कहूँगा, आप बार बार वो कपड़ों की तरफ जा रहे हैं। कपड़ों की बात नहीं है यहाँ पर, माशरे की ज़हनी जो अक्कासी होती है हम ये कर रहे हैं। तो आपका नोटिफिकेशन भी मुआशरे की ज़हनी अक्कासी या किसी की ज़हनी बीमारी पर होना चाहिए था। आपका जो नोटिफिकेशन है वो बच्चियों के कपड़ों पर है, तो मैं सवाल भी आपसे बच्चियों के कपड़ों पर करूँगा।
देखिए, मैं अगर अपनी बच्चियों को बापर्दा करूंगा, मैं अपनी बच्चियों को बापर्दा रखूंगा और वो मुकम्मल कवर होगी, तो एक ज़हनी सुकून उनको भी होगा, एक ज़हनी सुकून उनके वालिदैन को भी होगा। और ज़ाहिर बात है कि जब वालिदैन सुकून में हो, वो बच्ची सुकून में हो, और वो जो घर से स्कूल की तरफ आए, तो कम से कम एक प्रोटेक्शन का एहसास तो उनको हो कि हम अपने पर्दे में हैं और अपने पर्दे में हमें कोई नहीं देख रहा। और अगर कोई उसको देख रहा है तो वो तो उस बंदी की ज़हनी अकास है कि वो जब इतनी मतलब बापर्दा ख़वातीन है और जो इस्लाम ने जो चीज़ आपको कही हुई है, और आप उसके बाद भी है बतौर हुकूमत कि बच्चियां अपने आप को महफूज महसूस करें, ना कि आप वालिदैन को ये बताएं कि आप अपनी बच्चियों को ये कपड़े पहनाएं तो वो अपने आप को महफूज करेंगी। इख्तियार नहीं है हुकूमत का कि वालिदैन को और बच्चियों को मजबूर करे कपड़े पहनने पर, जब आप खुद उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि जी आपको इसलिए एहसास होगा। ये वही बात है कि आप वालिदैन को ये बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ, या बच्ची को ये बता रहे हैं आपके साथ जो ज्यादती होती है, वो जो ज़हनी मरीज है उसके मर्ज का मसला नहीं है, आपके कपड़ों का मसला है, इसलिए आप उसको ठीक कर ले तो आपके साथ नहीं होगा। आप देखें, अब मुझे बताएं कि हमारी इतनी हम कैसे एक एक बच्ची की हम करेंगे। हम जाहिर बात है कि अब फोर्स हम लगा सकते हैं, या तो हम स्कूल पे लगा सकते हैं। अब फोर्स हमने स्कूल पे लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे बच्चियां वो जारी, जब उनको हमने पुलिस फोर्स दी है तो वो एक किस्म की वो भी हमने प्रोटेक्शन दे दी है। और उसके बाद अगर हमारे बच्चे बच्चियां घर जा रही हैं और वो फुल अबाया पहन के, बुर्का पहन के वो उस घर जा रही हैं, तो कम से कम उनको अपनी प्रोटेक्शन तो है कि हम बापर्दा हैं। वही जहनियत है कि आपके घर पे डाका पड़ जाए और आप पुलिस के पास जाएं तो वो कहे कि हमारे पास इतनी नफरी तो नहीं है कि हम सबको प्रोटेक्ट करें, तो आप अपने पास कम से कम गार्ड रखा करें। आप गार्ड रखेंगे तो कम से कम आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। सबके सब अपने घर पे आप गार्ड रखा करें महफूज रखने के लिए। मुझे चलें आप बता दें कि अब हमने तो अपनी तरीके से जो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं अपने वाले बच्चियों को, और जिस तरीके से हम अपने वालिदैन को, क्योंकि सुबह से मुझे जो वालिदैन की जानिब से जो कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं तो वो बड़े सेटिस्फाई, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी उनके पेरेंट्स से पता कर लें, किसी भी बंदे से पता कर लें कि ये जो डिसीजन खैबर पख्तूनख्वा महकमा एजुकेशन ने किया, आया ये गलत है या दुरुस्त है। नहीं तो आप कह रहे हैं ना आप अपनी बेटियों को अबाया पहनाते हैं, तो आप क्या हुकूमत के फैसले के इंतजार कर रहे थे अपनी बेटियों को अबाया पहनाने से पहले? जो वालिदैन खुश हैं, उन्हें अगर अपनी बेटियों को बच्चियों को अबाया पहनाना था तो वो पहले भी पहना सकते थे। वो क्या हुकूमत के एक नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया, आपने नोटिफिकेशन दे दिया, अब हम अबाया पहनाना करेंगे? जिसने पहनाना था वो पहना था, उनकी चॉइस थी। नहीं पहनाना ना पहना है, उनकी चॉइस है। मैंने ये कहा है कि हमारे माशरे में ऑलरेडी हम बुर्का भी पहनते हैं, हम अबाया भी पहनाते हैं, हम फुल चादर भी पहनाते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हमारी बच्चे जो घर से स्कूल आती हैं, तो जब वो स्कूल की तरफ भी आएँ तो वो भी पर्दे में हो। बाकी जब हमारी ख़वातीन जब बाज़ार जाती हैं तो पर्दे में होती हैं। जब बाज़ार जाती हैं तो अपनी चॉइस से पर्दे में होती हैं, पर्दे में नहीं होती हैं तो अपनी चॉइस से नहीं होती हैं। रियासत ने किसको इख्तियार दिया है कि छोटी छोटी बच्चियों को बताया कि आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप को कवर किया करें? रियासत बीच में कैसे बोल रही है? बच्चियां खुद फैसला करें, उनके वालिदैन फैसला करें, आप कैसे उनके लिए डिसाइड कर रहे हैं? तो रियासत फिर ये रियासत जो प्रोटेक्शन देती है तो प्रोटेक्शन किस बात की देती है? प्रोटेक्शन इस बात की होती है कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बच्चियों को प्रोटेक्ट करें, या हम अपने स्कूलों में अगर हमने, मैं ये कह रहा हूँ कि या अगर हमने अपने स्कूलों के बाहर हमने अगर पुलिस फोर्स खड़ी की हुई है, तो मैं अब जाहिर बात है कि मैं अब हर बच्ची के साथ पुलिस तो नहीं भिजवा सकता। फिर ये वही सवाल आ गया कि हर इंसान को तो हम गार्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने अपने घरों पर डाके से बचने के लिए गार्ड रखा करें, क्योंकि रियासत हर एक को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। रियासत का काम है हर बच्चे को प्रोटेक्ट करना, हर बच्चे को हिफाजत का एहसास दिलाना, और उसको यह एहसास बिल्कुल भी ना दिलाना कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके कपड़े उसके साथ ज्यादती का बाइस बन सकते हैं। मसला किसी जहनी शख्स की बीमारी का नहीं है, उसके कपड़ों का है। देखें शाहज़ेब साहब, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड या बाकी चीज़ें तो पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हर घर के लिए तो हम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं या पुलिस फोर्स हम नहीं लगा सकते। जाहिर बात है वहाँ पर फिर उनको कहा जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकते हैं। और ये अब रियासत एक एक बच्चे की या एक एक बल्ली की हिफाजत नहीं कर सकती। जो फैसला हुआ है वो हमने ऐन अपने मज़हबी इक़्तिदार के और अपने रस्म रिवाज के मुताबिक हमने किए। सर ये देखें, मजहबी इक़्तिदार जो रस्म रवाज हैं, एक DCO की इंटरप्रिटेशन के पर या हुकूमत की इंटरप्रिटेशन आपको असेंबली में एक तो लेकर नहीं आया इस मामले को। और जो मजहब में चीज़ें फ़र्ज़ हैं, फिर क्या रियासत भी वो ज़बरदस्ती कराया करेगी, आइंदा सबको लाजमी करेगी कि रोज़ा रखें? जैसा रिपोर्ट कार्ड में अफसा कोमल ने सवाल किया, हज फ़र्ज़ है तो अब सबको हज हर हाल में आप अगले साल से कराया करेंगे?
देखें, अब आप बात को उसको उस तरफ ले गए हैं। मैं सिर्फ चले मैं आपसे कहता हूँ कि ये फैसला हमने किया तो ये गलत है या सही है, आप बता दें। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल गलत फैसला किया है। बतौर रियासत आपका कोई इख्तियार नहीं है कि आप ये फैसला करते। और 2011 में जब इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे थे, उनके हवाले से उस वक्त भी ये तासुर उभरता था कि वो आकर पता नहीं इस किस्म की पाबंदियां तो नहीं लगाएंगे। तो मैंने 2011 में उनसे सवाल किया था, खैर उस वक्त भी सवालात उठ रहे थे। आपके लीडर ने कैटेगोरिकली कहा कि हम बिल्कुल भी कपड़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, खवातीन के कपड़ों में। बच्चे सामने बैठी थी बच्चियां, उनके बाकायदा तौर पर यकीन दिलाया। सही कह रहे थे, गलत कह रहे थे उस वक्त? तो ये औरतों की बात हमने तो नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि बच्चियों, स्कूल की बच्चियों की बात हम कर रहे हैं और बच्चियों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो छोटी बच्चियों के लिए तो सवाल और ज़्यादा आपसे हो जाता है कि उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हो सकता है वो किसी की मर्ज नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी। तो और ज़्यादा बड़ा सवाल आपसे पैदा हो जाता है। और वहाँ भी बच्चियाँ बैठी थी। देखिए, अगर आप पर्दे की बेइज्जती कर रहे हैं तो ये तो आपकी बात है। हमने तो जो डिसीजन लिया हम उस पर बिल्कुल स्टैंड ले रहे हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि आप इस तरीके की बातें करना शुरू कर देंगे जब आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं कोई पर्दे की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ रियासत के इख्तियार पर। वालिदैन का इख्तियार है। आप खुद बतौर वालिद अपनी बच्चियों को अबाया पहनाते थे, आपको इस नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। जिन वालिदैन को पहनाना है उनको जरूरत नहीं है हुकूमत उनको अहकामात दे, वो खुद पहना सकते हैं। बच्चों को एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पर्दे की बेइज्जती कर रहे हैं, आप इस्लामी इक़दार की बेइज्जती कर रहे हैं, आप पर्दे की बेइज्जती कर रहे हैं। साहब, मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूं, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि आप इस नुक्ते पर आ जाएंगे और इस किस्म की बातें करना शुरू कर देंगी। मैं पर्दे के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, इक़दार के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। कल को अगर आप पर्दे के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, हिजाब के ऊपर कोई हुकूमत पाबंदी लगा देगी, तो इससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ हम ही सवाल यहाँ पर उठा रहे होंगे। क्योंकि वालिदैन का किसी इंसान का ज़ाती तौर पर हक है। रियासत का हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करे, जबर करे। ना ही मज़हब में है कि आप ज़बरदस्ती और जबर करके रियासत के शहरियों को, छोटी छोटी बच्चियों को मजबूर करें कि उन्होंने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। आपका बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। और जहाँ तक वाकयात की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, 2018 की साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक 44 वाकयात थे बच्चों के साथ ज्यादती के जो स्कूल में हुए। 46 वाकयात हैं, 2 वाकयात ज्यादा जो मदरसों में हुए। तो जो 2 वाकयात मदरसों में ज्यादा हुए, वहां तो बच्चे कवर भी अपने आप को करते हैं, अबाया भी पहनते हैं, सब तरीके से कवर करते हैं, इस्लामी तालीमात भी वहां होती हैं। तो इसका ताल्लुक किसी के जहनी मर्ज से हुआ या बच्चों के पहने हुए कपड़ों से हुआ, वो तो पूरे कवर्ड होते हैं। तो ज़हनी, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब ज़हनी बीमारी है तो उसके लिए भी वालिदैन के साथ, उनके साथ अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनको थ्रू मीडिया फैलानी चाहिए। आप लोग इसमें अपना किरदार अदा करें। आप लोग बताएं अपने वालिदैन को कि किस तरह स्कूलों में या मदरसों में या अपने बच्चों को किस तरीके से आपने एजुकेट करना है। स्कूलों में हम अपने टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, थ्रू मीडिया आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो इन्फॉर्म करें और ट्रेनिंग आप लोग करा रहे हैं, मगर इसका फिर ये भी हल है आपकी नज़र में कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को बताएं कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करें। और आप लड़कों के लिए भी यही सोच रहे हैं कि वो भी अपने आप को मुकम्मल कवर करें, तो फिर ज़्यादती के वाक़यात कम होंगे। ये तो मैं अपनी मजहबी इक़्तिदार को सामने रख के कह रहा हूँ। ये तो मैं कोई इस तरह की कोई गलत बात तो मैंने नहीं की। मजहबी इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं या बच्चों को बचाने के लिए कर रहे हैं? बच्चों को बचाने के लिए, उसको मजहब के तौर पर, अगर हम मजहब को फॉलो करेंगे तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये जो मैं मदरसों के बच्चों के वाकयात आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में 44 हुए, मदरसे में 46 हुए, ज़्यादा वाकयात हुए हैं, बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ पर मजहबी इक़्तिदार का क्या सवाल पैदा होता है? मुकम्मल तौर पर मजहब फॉलो किया जाता है और जिस तरीके से उनकी ड्रेसिंग होती है उसमें कहाँ से ये सवाल पैदा हो गया? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने अपने साथिज़ा और हमने पूरे अपने वालिदैन को ये चीज़ हमने इसको अवेयरनेस देनी है, अवेयर करना है अपने वालिदैन को, टीचर्स को, तब जाके हम अपने बच्चों को इस तरह की सब प्रोटेक्ट करेंगे। अभंग साहब, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अवेयर करना और किस तरीके से इस जहनी बीमारी से बचा जा सकता है, हैरेसमेंट से बचा जा सकता है। दुनिया भर में जब हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं तो जो वाक़यात करते हैं उनको रिस्ट्रेन किया जाता है, उनको रोका जाता है, ना कि बच्चों से कह दिया जाता है कि आपने इस किस्म के कपड़े पहनने हैं। दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक हों, दूसरे ममालिक हों, वहाँ पर यही होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये करने जा रही है। खान साहब क्या कहा करते थे जब ये सवाल उठ रहे थे 2011 में, वो भी हमने आपको सुनाया। अब हमें इतलात आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस हवाले से कोई फैसला करने जा रही है। शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर। शकील, बहुत शुक्रिया। शकील, क्या इस हवाले से आपके पास इतलात है ताज़ा तरीन? देखिए, जिस तरह ही आज ये नोटिफिकेशन हो और जिस तरह जियो ने इस मामले को उठाया और अब जब कि आपने भी अपने प्रोग्राम में इसको हाईलाइट किया तो हुकूमत पे असर पड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जो है मामले का नोटिस लिया है। वज़ीर आला सेक्रेटरीट से जो है कॉल की गई है, सेक्रेटरी तालीम को, और उनको हुक्म दिया गया है कि ये नोटिफिकेशन जो है फौरी तौर पर वापस लिया जाए। वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमती पॉलिसी नहीं थी और
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल पेशावर ने हुकूमत की इजाजत किए बगैर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये वजह बताई जा रही है। लेकिन चूंकि मुशीर तालीम ने भी आपको कहा है कि बाकायदा उन्होंने हिदायत जारी की थी DEOs को, तो अब ये तो पता चलेगा कि जो है DE फीमेल ने इजाजत के बगैर काम किया है या इजाजत लेकर किया है, लेकिन वजह यही बताई जा रही है कि DE फीमेल पेशावर ने ये जो है काम इजाजत लिए बगैर किया है। सेक्रेटरी तालीम है खैबर पख्तूनख्वा अरशद खान, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना यह है कि पेशावर हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी जो है नहीं बनाई कि कोई अफसर जो है ये इस चीज पर पाबंदी लगाए कि बुर्का जो है कोई पहनेगा जरूर और चादर लेना भी लाजमी है। इसी तरह जो उनका कहना यह था कि KP में जो है अमन व अमान की सूरत हाल भी अच्छी है और पख्तूनों की अपनी रवायात हैं और अपनी रवायात के तहत जो है वो खवातीन की इज्जत करते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि खवातीन को जो है तालिबात को स्कूल आने या वापस जाने जो है घर जाते हैं तो उनको किसी किस्म का तंग किया जाता है, क्योंकि पख्तूनों की अपनी रवायत है और उन रवायात के मुताबिक जो है खवातीन की जो तालिबात की इज्जत की जाती है। उन्होंने ये भी कहा है किसी अफसर को इजाजत नहीं दी सकती कि वो अपने तौर पर जो है हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ जो है फैसला करे और कल सुबह जो है ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा, चूंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हिदायत की है। इसी तरह जो है वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई ने भी इस बात की भी तस्दीक की है और उनसे हमारी बात है, उन्होंने भी कहा है कि अबाया के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया जा रहा है। तो हुकूमत पे असर पड़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जो है मामले का नोटिस किया और फौरी तौर पे जो है हुक्म दिया है कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, क्योंकि जिस तरह पेशावर से हर चीज चलती है इसी तरह यही अंदाजा आप कह सकते हैं कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन पेशावर से होगा तो जिन जिन सूबे के जो दीगर अजला हैं अगर वहाँ हुआ है तो वो ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। कल अगर नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है हुकूमती इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, तफसीलात बता रहे थे। खबर है उनकी बात हुई है इस वक्त शौकत यूसुफ़ज़ई से भी। इसके अलावा बता रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाएगा। बच्चों के ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ ज़बरदस्ती ये नहीं होगी, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। अहम खबर है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, बल्कि अहम खबरों में उन पर बात करेंगे। जज अरशद मलिक वीडियो केस में आज दो अहम पेशरफ्त सामने आई है। वीडियो केस के अहम किरदार नासिर भट्ट आज लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंचे और वहां उन्होंने वीडियो से मुताल्लिक बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये वीडियोस दुरुस्त हैं। बरतानिया की बाकायदा तौर पर फॉरेंसिक करा के उन्होंने दावा किया है। ये वही नासिर भट्ट हैं जिन्होंने मरियम नवाज की जानिब से 6 जुलाई को जारी की गई वीडियो बनाई थी और जज अरशद मलिक ने इल्जाम लगाया था कि नासिर भट्ट ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। वीडियो जारी होने के बाद नासिर भट्ट तहकीकाती इदारों के सामने पेश नहीं हुए, वो बरतानिया में हैं और ये खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने बरतानिया में वीडियोस की फॉरेंसिक करवाई है और यही फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने वो आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे। नासिर भट्ट वीडियोस का फॉरेंसिक करवा रहे हैं, रिपोर्ट जमा करा रहे हैं, मगर FIA की तहकीकात का सामना करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए हैं। वीडियो से मुताल्लिक FIA यहाँ तहकीकात कर रही है और पाकिस्तान में भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जज वीडियो केस में तहकीकात की निगरानी करने वाले अफसर अफजल महमूद भट्ट का तबादला कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आज से 4 दिन पहले 12 सितंबर को जारी किया गया। अहम बात यह है कि 7 सितंबर को इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वीडियो केस के अहम किरदार नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को रिहा कर दिया था। इस मौके पर FIA ने अदालत को यह बताया था कि तहकीकात के दौरान उन्हें इन मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि इन तीनों मुल्जिमान का नाम खुद जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिया था। अब मुल्जिमान की रिहाई के बाद एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि इस केस की निगरानी करने वाले अफसर का तबादला हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दिन बाद यानी 18 सितंबर को नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत करने जा रही है। इस मामले से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिचकोरी से। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, तबादले भी हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, क्या तफसीलात हैं? शाहजेब, जज अरशद मलिक केस में 14 दिन में बड़ी ड्रामाई पेशरफ्त सामने आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे उसको OSC बना दिया गया है और साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब्दील कर दिया गया है। साइबर विंग से इसको काउंटर टेररिज्म विंग को दे दिया गया है और साथ ही ये 2 सितंबर से सिलसिला शुरू हुआ था इस ड्रामाई पेशरफ्त का, जिसमें इनको तीनों मुल्ज़मान को जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। फिर
5 दिन बाद उनको रिहाई मिल गई। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो तहकीकाती रिपोर्ट थी FIA की, जो कि हमारे पास भी हासिल है, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 3 जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, जिसमें जज अरशद मलिक ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मदद की है वीडियो बनाने में नासिर भट्ट वगैरह को, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है। और उसमें ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था जज की तरफ से कि ब्लैकमेल किया गया है, रिश्वत की पेशकश की गई है, उसके बारे में भी कोई सबूत नहीं मिला। तो इस तरह से उनकी बुनियाद पर उनको ज़मानत दे दी गई थी। लेकिन ठीक 5 दिन बाद इस अफसल भट्ट का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको OSD बना दिया गया, उसको कहा गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें। और इसमें कुछ वाक़या ये है कि जो वीडियो थी, जो कि सब्जेक्टिव वीडियो थी, जज अरशद मलिक की पैमरा से उसकी कॉपी ले ली गई थी। फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसका एनालिसिस किया था, जो कि अहम तरीन वीडियो थी जिस पे पूरा केस खड़ा है। हमारी मालूमात में उसका जो प्रोविजनल रिज़ल्ट थे, जो कि अबूरी रिज़ल्ट थे, वो सील कर दिए गए थे। 4 ऑफिसर्स की तरफ से उसको साइन भी कर दिया गया था और मुतल्लिका इदारों को उसको भेजना था। उसके उसी दिन ही उसका ट्रांसफ़र किया गया है। और उसमें आया कि वीडियो फेक थी, जो एनालिसिस है, या वो सही है। हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशंस हैं कि वो फेक थी या फिर जो कि वो सही थी। लेकिन हम इस वक्त पब्लिक डोमेन में देने से उसके नताइज गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या और ये केस इतना सेंसिटिव है, पूरा इस रिपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जब तक कि FIA से उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें ना आ जाए। जी बहुत शुक्रिया गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नवाज शरीफ की अपील की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ मिले, ख्वाजा आसिफ मिले, एहसन इकबाल की मुलाकात हुई। सवाल ये उठ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने में नून लीग शिरकत करेगी या नहीं करेगी। हुकूमत को गिराने आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 15 लाख लोग साथ ला रहा हूँ। ऐसा क्या मियाँ नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं? उन्होंने क्या हिदायत की जब वो आज पार्टी रहनुमाओं से मिले? ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, शहबाज शरीफ साहब आप लोगों की मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। क्या इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं आप लोग शिरकत करें मौलाना फजलुर रहमान के धरने में? अब शाहजेब, पिछली दफ़ा जब मियाँ शहबाज साहब बड़े मियाँ साहब को मिले थे जुमेरात को, तो उन्होंने उनको कहा था कि मुलाकात आप फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें और उनसे ये जो लॉकडाउन या धरना जो है इसके बारे में बात भी करें और मुशावरत भी करें, और आपका पार्टी टू पार्टी जो है ना वो एक ऑफिशियल राब्ता होना चाहिए। तो ये मियाँ साहब ने जो है, मियाँ शहबाज साहब ने ये इस चीज़ के बारे में जो है वो ब्रीफ किया है बड़े मियाँ साहब को। लेकिन ये उस सिलसिले में ये मीटिंग नहीं थी। ये तो ज़्यादा इस पे गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर सी हुई है। वहाँ पे वकील जो थे मियाँ साहब के 3 लॉयर्स आए हुए थे, और मेन जो मौजूद रहा ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 80% जो बातचीत जो हुई, वो जो इस वक्त परसों तारीख है बुध के रोज़ मियाँ साहब की अपील की, और उसमें ज़मानत का भी जो है वो पॉसिबिलिटी जो है उसके मतलब भी बात होती रही। दूसरे मियाँ नवाज शरीफ की अपनी मर्जी क्या है इस हवाले से? उन्होंने क्या कहा, वो क्या चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से? उन्होंने बिल्कुल मियाँ शहबाज को, जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि पिछले जुमेरात को उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि भाई आप मियाँ साहब ऐसे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, और उन्हीं की हदायत पे रात को जो है ये मीटिंग हुई है डिनर पे, और उसमें ये मुशावरत हुई है। आप उसका क्या दिन और टाइम होता है वो भी और 8-10 रोज में जो है वो उसको भी सामने आ जाएगा। साहब ये बताइए, ज़ाती तौर पर आप क्या सोचते हो और आपकी पार्टी क्या सोच रही है? आप मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लिया है आपने। नंबर 2 आप इस वक्त असेंबली में जो सीटें हैं उसकी तादाद के लिहाज से भी नंबर 2 पार्टी हैं, वोटों के तादाद से भी नंबर 2 पार्टी हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि मज़हब का इस्तेमाल भी करेंगे, वाज़े तौर पर इसका इशारा कह रहे हैं, उसकी नंबर 2 पार्टी के तौर पर
आप उनके धरने में शिरकत करेंगे? जो इल्ज़ाम आप ताहिरुल कादरी साहब पर लगाते थे कि इन्हें तो होस्टेज बना लेते हैं, मदरसे के बच्चे, मिनाजुल कुरान के बच्चे हैं जिनकी अपनी फ्री विल नहीं है, उनको ले आते हैं, ये इल्ज़ाम तो मौलाना पर भी लगेगा कि मदरसे के बच्चों को वो लेकर आ गए हैं। तो आप एक सियासी जमात नंबर 2 पार्टी के तौर पर मौलाना फजल रहमान के धरने में शिरकत करेंगे जिसमें मजहब का भी इस्तेमाल हो रहा होगा और जिसमें वो इल्ज़ामात लगेंगे जो कि ताहिरुल कादरी साहब पर लगते थे और उसी तरीके से हुकूमत गिराने आ गए जिस तरीके से आपके 1 साल बाद इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब आ गए थे और आप तनकीद करते थे? देखें शाहजेब, ये चीजें तो जो आप कह रहे हैं ये हमारी जो इंडो जो है डिस्कशंस में ही हो सकती हैं। मैं उनको मीडिया में डिस्कस करने से बड़े अदब के साथ आपसे माजरत कर लूंगा, क्योंकि हर पार्टी में ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ओपिनियन होते हैं, इख्तलाफ राय होता है। जो आप कह रहे हैं भी किसी की राय हो सकती है, इसके पर मुखालिफ भी किसी की राय हो सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी एक एब्स्ट्रैक्ट सी एंटिटीज होती है ना, तो वो उसमें ये राय जो आप कह रहे हैं इसको हो सकता है ये मजलिस आमा की मीटिंग में इस राय का भी कोई इजहार करें। जो चीज़ है मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि इस किस्म की इख्तिलाफ राय होता है और उसी के बाद जो है ना जो है एक कंसेंसस जो है वो डेवलप होगा कि भाई पार्टी ने एक इकाई के तौर के ऊपर सपोर्ट करना है और इसको आगे लेके चलना है। साहब आपको वैसे लगता है कि सुबकी भी हो सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन के पास पूरी तादाद थी फिर भी चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा पाए, तो आपको वैसे भी रिलक्टेंट हैं कि ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी ने पहले ही फासला अख्तियार कर लिया है, मौलाना फजल रहमान साहब गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे, साथ में हम भी रगड़े जाएंगे, तो ये आप लोग रिलक्टेंट है? देखिए मैं जो है ना मेनली जो है ना ये हुकूमत मेरी ये ज़ाती राय है। मैं इस पे जो है इस पे धरने पे या तहरीक के ऊपर जो है मैं कमेंट नहीं कर रहा। मेरी ज़ाती राय है ये हुकूमत जो है ना 1 साल के अंदर जो है ये इतनी वीक हो चुकी है बिकॉज ऑफ गवर्नेंस की इनकी प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है ना। ये गवर्नेंस सही कर चुके हैं, कोई इनका इम्पैक्ट जो है गवर्नेंस पे बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो है। और इसी तरह इकोनॉमी जो है वो दिन जो है ठीक है, जो मैनेजर्स हैं इनके इकोनॉमी के वो अच्छी खबरें देते रहते हैं, लेकिन जो आवाम के पास जो खबरें हैं वो तो इंतहाई बुरी खबरें हैं और दिन ब दिन वो बिगड़ती जा रही हैं वो खबरें जो हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दो फैक्टर्स जो है ना ये मेजर फैक्टर्स हैं, एक बैड गवर्नेंस और दूसरी बैड इकोनॉमी जो है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है मुज़मिल हो गई है। इसलिए प्री मैच्योर इसका फॉल जो है ना इज ए पॉसिबिलिटी, वेरी स्टार्क पॉसिबिलिटी जो है और उसमें कोई तहरीक चलाई जाए या कोई मूवमेंट चलाई जाए तो डेफिनेटली जो पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत जो है गिर जाएगी या कम से कम ये जरूर है कि एक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है जरूर जनरेट किया जाता है, मिट जा सकता है। ये ओपिनियन है जिसकी वजह से इस को परसू किया जाएगा। मैं तो एक कमेंट कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहा हूँ, बाकी जो डिसीजन मेरी पार्टी का होगा मैं तो उस पर आमीन कहूँगा। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा नून लीग के इस वक्त नून लीग की जो क़यादत है उस पर बाकायदा तौर पर इख्तिलाफ नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान के धरने में शिरकत नहीं करनी चाहिए। कुछ हामी भी हैं, मुखालफत भी है। देखते हैं कि फ़ैसला इस हवाले से क्या होता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची को फिर उम्मीद दिलाई गई है, 1 महीने की उम्मीद, 2 हफ्ते की, कभी 1 महीने की, बार बार उम्मीद दिलाई जाती है। अब नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि 1 महीने के अंदर कराची का कचरा साफ़ होने वाला है। वाकई होने वाला है या नहीं, क्या वाकई इस दफ़ा तैयारी के साथ ये बयान आया, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक के बाद एक कमेटी, एक के बाद एक सफाई मुहिम, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। कराची से कचरा खत्म नहीं हो रहा। कराची के मामले पर वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, 2 कमेटियां भी बना दी, खुद सफाई मुहिम भी चला दी, मगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब सिंध हुकूमत ने कराची से कचरा उठाने का ऐलान किया है और कचरा उठाओ मुहिम शुरू की है और वो 21 सितंबर से चलेगी। मगर सवाल फिर वही है कि क्या सिंध हुकूमत कराची का कचरा उठा पाएगी। 14 अगस्त को ब्लू जैकेट मुहिम शुरू की थी और 1 महीना उसको भी हो गया, कचरा साफ नहीं हुआ। अब 21 सितंबर से अगर बात कर रहे हैं तो क्या तैयारी के साथ कर रहे हैं? नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज ऐलान किया
शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब बार बार ऐलान करते हैं फिर पूरा नहीं करते आप लोग, तो इस दफ़ा कुछ तैयारी कर ली है कि कहाँ से कचरा उठेगा, कहाँ पर इसको फेंका जाएगा, कौन कौन सी साइट्स होंगी, फिर ठिकाने लगाया जाएगा, फिर ये मामला कैसे आगे चलेगा? 21 सितंबर से शुरू करेंगे, 21 अक्टूबर तक कराची साफ़ हो जाएगा, पूरी तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें जी, इसमें मुकम्मल तौर पर सीरियस हैं और पहले भी काम हो रहा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3-4 हज़ार की जो उनकी कैपेसिटी थी वो बढ़कर कोई 12,000 से भी ज़्यादा टन तक पहुँची है, जो लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाता है। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने और हम मिलकर पूरी इस पर एक्सरसाइज की और कमिश्नर और डीसी साहिबान और ज़ाहिर है डीएमसी और आज मेयर साहब से भी बात हुई है, सबको ऑन बोर्ड लेकर इस पे उन्होंने एक्सरसाइज भी की है कि कितना कचरा किस किस जगह पर बैकलॉग पड़ा हुआ है। 2 प्रोसेस होंगे, एक तो जो डेली का चल रहा है वो अपनी जगह पे जारी और सारी रहेगा कि जो 12-13 हज़ार लैंडफिल साइट तक पहुंच रहा है वो भी वहाँ पहुँचाया जाएगा, बल्कि उसकी इस्तेदाद भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कुल कचरा जो इस वक्त आ रहा है कराची में निकल रहा है वो कोई तकरीबन उसका असेसमेंट जो है कोई 15 से 16 हज़ार टन तक है। लेकिन लाखों टन जो है वो बैकलॉग की सूरत में मौजूद है, जिसको उठाया जा रहा है। और यहाँ जैसे गलियों में, रोडों पे, दीगर जगहों पर आपको कई कई जगह पे अंबार नज़र आ रहे होंगे, तो उनको उठाने के लिए ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 21 सितंबर से। और इसके लिए मुख्तलिफ जो हमारी GTS हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको भी यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा 1 माह के लिए मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफिकेशंस की गई हैं मुख्तलिफ जगहों की, जहाँ पे आर्जी तौर पर GTS बनाए जाएंगे ताकि ये पूरा बैकलॉग क्लियर हो। वो वहाँ से GTS पे लाया जाएगा, फिर वहाँ से लैंडफिल साइट को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 1 महीने में बहुत बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन अगर ये 1 माह में नहीं होता मुकम्मल तो इसको जारी रखा जाएगा। टारगेट मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का है, ये नहीं कि 1 महीने की सिर्फ एक्सरसाइज है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश जो अदाद व शुमार आज दिए गए हैं मीटिंग में, जो उनको CM साहब ने कहा था, पहले भी आपसे बात हुई थी कि CM साहब ने कहा है कि आशूरे के बाद सितंबर में इस पर काम शुरू होगा, तो उनको एक टारगेट दिया गया था डिप्टी कमिश्नर साहिबान को, जिन्होंने ये पूरी असेसमेंट की है मुख्तलिफ जगहों पे। वो आज तफसीली मीटिंग हुई जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आईं। फिर कुछ फंड्स भी उनको एलोकेट कर दिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर ये काम जो है शुरू किया जा सके। देखिए शाह साहब, अब तक क्योंकि कराची के लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो बेचारे बुरी तरीके से इस वक्त बीमारियां भुगत रहे हैं, वबाएं भुगत रहे हैं, मक्खियां भुगत रहे हैं, उनका ये है कि ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने वादों की ना बारियां लगाई हुई हैं। एक दफ़ा तहरीक इंसाफ आके कहती है, वो नहीं पूरा करती, फिर आप लोग आके कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं क्लियर कर लूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 21 सितंबर से ये काम शुरू होगा और 21 अक्टूबर तक 1 महीने के अंदर कराची साफ़ हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा साफ़ कर देंगे आप, बल्कि आप एक मुसलसल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और इसके लिए आप फंड्स भी जारी करेंगे। आपने होमवर्क भी पूरा कर लिया, आपके पास इक्विपमेंट भी पूरा मौजूद है कि अब कराची मुस्तकिल बुनियादों पर साफ़ रहेगा। जी बिल्कुल, मुस्तकिल बुनियादों पर ही काम होगा। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको बेहतर किया जा रहा है और उसमें DMCs को भी शामिल किया जा रहा है, बल्कि उनको और निचली सतह पर जाके जो UCs हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा ताकि मुकम्मल काम हो, स्वीपिंग हो, गलियों से, कूचों से, घरों के सामने से, फिर वो जिस तरह डस्टबिन वगैरह रखने हैं, दीगर चीज़ें हैं, इन सब को एक ऐसा मरबूत प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे ये एक मुस्तकिल बेहतरी आए। ये तो बैकलॉग जो है सर लाखों टन है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है, उसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर साफ़ करेंगे और जो डेली जनरेट होगा उसका भी वो प्रोसेस जैसे मैंने कहा वो जारी और सारी रहेगा और उसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि 16,000 टन से ज़्यादा जो डेली यहाँ पे गार्बेज आ रहा है उसको मुकम्मल तौर पर वहाँ से उठाया जाए और साफ़ किया जाए, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको ऑन बोर्ड रखा जाए, मेयर साहब को भी और जो DMC के चेयरमैन साहिबान हैं
उनको भी फिर हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर कमिश्नर और डीसी साहिबान भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब 14 अगस्त को सिंध हुकूमत ने एक ब्लू जैकेट मुहिम शुरू की थी, खुद वज़ीर आला सिंध ने उसमें शिरकत की थी, खिताब किया था, मुहिम का आगाज़ हुआ था, वो था कराची में कचरे की सफाई का। उसको भी 1 महीना हो गया। तो मैं, क्योंकि कराची के अवाम को बार बार यकीन आ जाता है और फिर वो यकीन टूट जाता है और वो फिर वही सब कुछ भुगतते हैं, तो मैं आपसे दोबारा पूछ लूँ कि ये ब्लू जैकेट की तरह नहीं होगी। 21 सितंबर को एक मुहिम आप लॉन्च कर रहे हैं और 21 अक्टूबर को जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँगा तो कराची साफ़ होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ होगा। ब्लू जैकेट की जो आपने बात की, वो वॉलंटरी जो प्रोसेस था एक, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, और जो स्टार्ट उसका जो हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लिया गया, और डिप्टी कमिश्नर साउथ जो हैं वो उसमें काम कर रहे थे, और मुख्तलिफ वॉलंटियर उसमें थे, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से, जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे जो ये काम कर रहे थे, और उनको बेहतरी की तरफ जा रहा था कि जो सबको आगाही की मुहिम भी दे रहे थे कि आपने कचरा फेंकना भी नहीं है, अगर फेंकना है तो डस्टबिन में डालें, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोवाइड कर दिए गए थे। फिर वो जो प्लास्टिक की थैलियों के लिए कहा गया था कि उनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। तो ब्लू जैकेट जो स्कीम है वो एक वॉलंटरी उसमें थी, जिसमें लोग जो सिविल सोसाइटी के थे, शहरी थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब लोग उसमें शामिल हैं, और वो काम अपनी जगह पे चल रहा है, और उसका दायरा कार जो है साउथ से अब दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी शुरू करेंगे। चल रहा है, कराची बहुत गंदा है, नहीं चल रहा है, तो इसलिए मुझे फिर एक दफ़ा फिर बता दें, मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ब्लू जैकेट की तरह नहीं होगी ये मुहिम। 21 सितंबर को शुरू होगी, हुकूमती मशीनरी के तहत होगी, वॉलंटियर मुहिम नहीं है, किसी ने फंड नहीं देना, लोगों ने शिरकत नहीं करनी, हुकूमत करेगी। 21 अक्टूबर तक साफ कर देगी कराची को। 21 अक्टूबर को आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सफाई हुई आपको नज़र आएगी, लेकिन आप ख़ुद इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे जो एफ़र्ट है सिंध गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सैयद नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, कराची को साफ़ करेंगे तो अप्रिशिएट होंगे आप, और अगर मुस्तकिल बुनियादों पर साफ रखेंगे तो और ज़्यादा तारीफ होगी आपकी। वादा कर रहे हैं 21 सितंबर से मुहिम शुरू होगी, 1 महीना कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर है। ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा मिली है, बार बार मिलती है, सफाई की सूरत में नहीं, खबरों की सूरत में। इस दफ़ा कह रहे हैं कि सफाई की सूरत में मिलेगी। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, हुकूमत समझती है कि इसने जो फैसले किए थे अब उनके असरात आना शुरू हो गए हैं। मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, आवाम को जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, महंगाई अब मजीद नहीं बढ़ेगी। स्टेट बैंक ने भी आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक एक इशारा देगा, हालिया दिनों में जो टी बिल्स के ऑक्शन हुए उससे ये निशानदेही हो रही थी कि रेट सब कम होंगे, कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएंगे, मगर 13.25% पर रेट बरकरार रखे। मगर कुछ مثبت बातें भी की हैं। फिस्कल साइड पर कुछ अंदेशों का भी इजहार किया है कि वहाँ पर हुकूमत को बेहतर अपनी पॉलिसी रखनी है। समीउल्लाह तारिक साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप आज मौजूद भी थे, आपने सवालात भी किए। आपको लगता है कि बेहतर होता कम कर देते, या कम से कम कम ना करके भी 13.25% पर रख कर भी उन्होंने इशारे ज़रूर दिए कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है बेहतर होता कुछ कम ही करते तो, लेकिन ये कि मोर और लेस जैसे हम थीसिस हमने भी जैसे बिल्ड किया था कि हमें लग रहा था कि इन्होंने भी जैसे कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो शरह सूद में कमी हुई है, यानी जो यूएस फेडरल रिज़र्व ने भी रेट कम किया है, उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। कुछ एक्सटर्नल अकाउंट्स में हमारे यहाँ जो बेहतरी हुई है, यानी ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो जुलाई का है और जो ट्रेड के नंबर्स अगस्त के आए उसमें भी जो बेहतरी है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने भी कहा है कि रिफ्लेक्ट किए हैं। लेकिन इन्होंने 2 जगह जो हमसे डिफरेंस आया है, जो एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी वो उतनी हैं जितनी पहले थी, यानी 11 से 12% के बीच में। हमें ऐसा लग रहा था कि वो शायद 10% तक हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का बेस चेंज हुआ है, उसकी वजह से कुछ चीज़ों के वेट्स गैस और इलेक्ट्रिक के मेजरली जो चेंज हुए हैं उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कमी आ सकती है। एक तो मेरा ख्याल है उस वजह से मेजरली जो है वो चेंज है। दूसरा इनका कहना ये है कि एक दफ़ा जब ये चेंज कर लेंगे, यानी कोर्स, यानी ये कि टाइटनिंग से अभी तो ये खैर रुक गए हैं इस दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा ये ईजिंग की तरफ आ जाएं तो ये कह रहे हैं कि उस जो चेंज कोर्स को जो ये बात कह रहे हैं वो ये काफ़ी केयरफुली लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा कोर्स चेंज करके दोबारा ये फिर यू टर्न नहीं ले सकेंगे। तो इस वजह से जो है ये स्टेट बैंक का ये कहना था, ये काफ़ी केयरफुल होना चाह रहे थे
इस मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि ये कि एक दफ़ा जो डिसीजन केयरफुल इसलिए भी हुए हैं कि जो फिस्कल साइड है उसको देखते हुए, क्योंकि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा भी है उन्होंने कि मिक्स्ड आया है रिजल्ट। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट बैंक खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पिछला साल था उसके लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 3.5% से डेफिसिट एक्सीड कर जाएगा, 8.9% हो जाएगा। इसलिए आपको लगता है वो ज़रा देखना चाह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिलैक्स उस वक्त करें जब फिस्कल साइड पर भी ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आ रहा हो? जी बिल्कुल, फिस्कल साइड एक ऐसी चीज़ थी जो शायद इन्हें भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा वीक होगी, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का डेफिसिट का एस्टिमेट 7-7.25% तक था और वो तकरीबन 8.9% आया, जो कि हमारी 28 साल की हिस्ट्री का हाईएस्ट था। तो इस वजह से जो है इन्हें लगा कि फिस्कल एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा हो गई कदरे जितना उन्हें सोचा था उसके मुकाबले में भी। तो डेफिनेटली हाँ, ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस फिस्कल की कैसी रहेगी। अब उसके अंदर ज़ाहिर है 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू पे इस वक्त तो हम थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि टैक्स कलेक्शन डोमेस्टिक साइड पे अभी भी बेहतर है इसी स्टेटमेंट में। और बाकी एक एक्सपेंडिचर साइड डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ है उसकी वजह से डेट सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, तकरीबन 3000 अरब तक आ गई है, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि जो एक्सपेंडिचर साइड है वो तो स्टिकी है। तो जो मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा वो तो रेवेन्यू साइड ही होगा। तो यस, फिस्कल साइड पे स्टेट बैंक का भी कंसर्न है और वो चीज़ डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज़ में भी रिफ्लेक्ट करेगी। हमने आगे का भी यही पूछा कि आगे आप रेट नीचे करते वक्त जब भी मॉनेटरी ईजिंग पे आएंगे तो क्या फैक्टर्स देखेंगे, तो उन्होंने काफ़ी ब्रॉड जवाब दिया कि ये सारे फैक्टर्स जिसमें फिस्कल भी है, एक्सटर्नल भी है, इन्फ्लेशन भी है, सारी चीज़ें और ग्रोथ के स्टेटिस्टिक्स भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए ही स्टेट बैंक मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आएगा, पहले नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि स्टेट बैंक थोड़ा सा और इंतज़ार करेगा, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आएगा, जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम हो, ज़रा मईशत भी तरक्की की तरफ गामजन हो। हफीज़ शेख साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मस्बत बातें की थी कि स्टेबलाइजेशन, इस्तेहकाम की तरफ मईशत जारी है और यहाँ से ग्रोथ का पीरियड भी आएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आदि मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।